मुल्क की मईशत एक जिंदा जिस्म की मानिंद होती है जिसमें मुतअद्दिद शोबे ज़राअत, सनअत व तिजारत, ज़राए आमदोरफ्त और दीगर शामिल होते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और आबादी का 60 से 70% हिस्सा ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। इस एतबार से पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। मुल्क की सनअतों के लिए खाम माल की फराहमी ज़राई शोबे के बाइस ही मुमकिन होती है, जबकि मुल्क की आबादी को खुराक की फराहमी और पैदावार भी ज़राई शोबा ही मुहैया करता है। माहिरीन का कहना है कि ज़राई शोबा मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपकी 70% आबादी जो है आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहते हैं कि ये ज़राअत से मुंसलिक है, तो ज़राअत के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है। तो ये जो आपकी कंट्री की GDP है उसमें 26% जो ज़राअत का हिस्सा है, तो उसमें पानी के बगैर तो ज़राअत वैसे ही नहीं हो सकती। पानी एक पहला जुज़्व है कि जिसके बगैर आप ज़राअत का सोच भी नहीं सकते। तो उसी हिसाब से जो पानी हमारे यहाँ दिन ब दिन कम हो रहा है, तो हमें काश्तकार भाइयों को चाहिए कि इस कमी को मद्देनज़र रखते हुए वो हम जो है ना इसका कफ़ायती इस्तेमाल करें, इसका कम इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है ना उसके हिसाब से जहाँ जहाँ जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस वक़्त पानी की इस्तेमाल करें। और जो पानी ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी के लोगों को जो घर में बैठे हुए हैं उनसे हम जो आगाही उनको देते हैं और उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि वो भी पानी का कफ़ायती इस्तेमाल करें, ताकि जो पानी वो ज़ेरे ज़मीन पानी को सारा चार्ज हो रहा है, जो इतना गहरा, आपने वासा की टरबाइन देखी 7-7 फुट 100 फुट गहरी टरबाइन होती हैं, और वहीं से वो पानी को जो निकाल के तो म्यूनसिपैलिटी को, लोगों की सार्फिन को दे रहे हैं। तो सार्फिन को चाहिए कि वो उस पानी को कफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि वो बचत इधर से होके किसी अच्छी जगह को उस पानी का इस्तेमाल हो सके। ज़राई शोबा मुल्क की सनअतों की बुनियाद है। ज़राई तरक्की के बगैर मुल्क में सनअतें लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इनके लिए खाम माल यही शोबा फराहम करता है। पाकिस्तान में ज़राई आबादी में तेजी से कमी आ रही है और ये 80% से कम होकर आज 60% के करीब रह गई है। और अंदाजा है कि चंद सालों तक दुनिया के दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी निस्फ आबादी शहरी होगी। पाकिस्तान का कुल रकबा 197.7 मिलियन एकड़ है, जिसमें से 54.6 मिलियन एकड़ रकबा ज़ेरे काश्त है, जो कुल रकबे का तकरीबन 28% बनता है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% देही आबादी पर मुश्तमिल है। इस 60% आबादी का 3/4 बेजमीन हारी और खेत मजदूरों पर मुश्तमिल है और बाकी मानिदा 1/4 छोटे किसानों से लेकर ऊपरी दरमियाने किसानों पर मुश्तमिल है। इस वक्त पंजाब में तकरीबन 38 लाख एकड़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको काबिल काश किया जा सकता है, वो पड़ी हुई है। इसको हम 300 बुलडोज़रों की मदद से लेवल कर रहे हैं। हर साल तकरीबन हम 25,000 से लेके 35,000 एकड़ लेवल करते हैं। तो हम काश्तकारों को बुलडोज़र सब्सिडी पर देते हैं। छोटे काश्तकार को सब्सिडी ज़्यादा देते हैं और बड़े काश्तकार को थोड़ी देते हैं। छोटा काश्तकार 12.5 एकड़ या उससे कम वाला होता है, उसको हम 560 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से बुलडोज़र देते हैं। तो जो बड़ा काश्तकार है उसको 100 रुपया फ़ी घंटा के हिसाब से बुलडोज़र देते हैं और उसके साथ डीज़ल वो काश्तकार ख़ुद देता है। इसके अलावा हमारे पास वेल ड्रिलिंग के लिए बोरिंग प्लांट्स हैं और 19 रोटरी रिग्स हैं जो कि पुठवार में काम कर रही हैं और बारानी इलाकों में भी काम कर रही हैं। पुठवार में इस वक्त जो रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और अटक, इनमें 10 रिगें काम कर रही हैं। खुशाब में 6 रिगें काम कर रही हैं और इसी तरह डेरा गाजी खां और राजनपुर में 3 रिग मशीनें काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मीटर्स भी हैं, ये तकरीबन 28 हैं। तकरीबन हर ज़िला में एक इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मीटर है। इसकी मदद से हम पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी और डेप्थ के पानी कितनी गहराई पर है, ये ज़मीन पर ही एक सर्वे के ज़रिए हम ये जांच सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी है, ये फिट फॉर इरिगेशन है या नहीं है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है कि इस पर कितने इंच का बोर लग सकता है।
और ये भी हम सब्सिडी पर दे रहे हैं। इसके एक सर्वे का हम 4000 रुपया लेते हैं। इस वक्त हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें हाई टेक मैकेनाइजेशन सर्विस सेंटर, इसमें हमने पंजाब में हर ज़िला में 2-2 हाई टेक मैकेनाइजेशन सर्विस सेंटर बनाने हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बनेंगे। इसमें हर सेंटर 5 करोड़ रुपए की मशीनरी उसमें वो रखेंगे। इसमें 2.5 करोड़ रुपया वो प्राइवेट फार्मर या फर्म वो देगी और 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देगी। इसमें आप जो हाई टेक मशीनरी है, जो ये हमारी रवायती मशीनरी के अलावा हाई टेक मशीनरी, कोई भी मशीनरी आप नाम ले लें, वो इसमें ला के रख सकते हैं और ये हमारे अपने काश्तकारों को किराए पर देंगे। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है कि बाहर से मशीनें इंपोर्ट करके यहाँ पर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये मैन्युफैक्चर वो मशीनरी बना रहे हैं। तो इसमें वो एक मैंगो प्रूनर, वेजिटेबल सीडर, नर्सरी ट्रांसप्लांटर, साइलेज बेलर, फॉरेज हार्वेस्टर, ये मशीनें हमने बाहर से इंपोर्ट की हैं और यहाँ पर इसकी हम टेस्टिंग भी की है और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 21% है। ज़राअत मुल्क के 45% लोगों को रोजगार फ्राहम करती है। पाकिस्तान का अहम शोबा होने के बावजूद ये पूरी तरह नजरअंदाज हो रहा है। ज़राअत के शोबे से वाबस्ता आबादी का 75% बेजमीन हारियों और खेत मजदूरों पर मुश्तमिल है और ये गुर्बत से पूरी तरह मुतासिर है। पाकिस्तानी बरामदात से हासिल होने वाले ज़र मुबादला का 45% से जायद ज़राई तिजारत से हासिल होता है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क कहलाता है। ज़राअत को लफ्ज़ी तौर पर बहुत कहा जाता है कि ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को पिछले 40 सालों में ज़राअत को वो सही मकाम नहीं मिला, ना ही किसी गवर्नमेंट की वो तरजीह रही। वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं या कर दी जाती हैं, जैसे वक्ती तौर पे बूम आता है लेकिन दोबारा से उसका बुरा हाल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक ज़राअत को पहली तरजीह करार नहीं दिया जाएगा और इस तरजीह के मुताबिक अपनी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, तब तक ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। और जब तक ज़राअत तरक्की नहीं करेगी, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। ना तो सनतों के लिए खाम माल सस्ता मिलेगा, ना गरीब को सस्ती रोटी मिलेगी, ना पैदावार में इजाफ़ा करके हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी बदकिस्मती देखें कि पिछले 4 सालों से एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और ज़राअत का शोबा सबसे नीचे जा रहा है। बल्कि पिछले साल का जो बजट था उसमें ये तस्लीम किया गया कि अगर हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ तरक्की हुई है तो ज़राअत में मनफी तरक्की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने पिछले 40 सालों में ज़राअत को पहली तरजीह नहीं करार दिया। अब भी सबसे आखिरी तरजीह होती है। जब बजट बनना होता है तो चंद लोगों को बुला के उनकी तजावीज़ लेके मुख्तलिफ़ शुबों में हल्के फुल्के कदम उठा दिए जाते हैं। मेरा मकसद ये है कहने का कि मैं भी एक छोटा काश्तकार हूँ, तो मैं जितने मसाइल समझता हूँ, मैं जब ये मेरा यकीन है कि जब तक हमें अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों में वो बेहतरी नहीं लाएंगे, जो इंडस्ट्री और कॉमर्स को हम दर्जा देते हैं उससे बढ़ के ज़राअत को दर्जा नहीं दिया जाएगा, ज़राअत तरक्की नहीं कर पाएगी। ज़राअत का हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा। जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे, हमारे शहर नहीं तरक्की कर सकेंगे। हमारे जहाँ फील्ड फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं ना गांव के अंदर, तो उसके अंदर ही हम उनको सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते बल्कि उनके मसाइल को सुनते हैं। उनके जो जो मसाइल होते हैं, मसलन खादें अगर महंगी हो गई हैं या खादें नहीं मिल रही या बीज नहीं मिल रहा, तो उस सिलसिले में हम उनकी मदद करते हैं कि आपको ये बीज कहाँ से मिलेगा, खादें आपको कहाँ से मिलेगी, या पेस्टिसाइड कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते भी हैं और उनके जो सवालात हैं उनको भी हल करते हैं। जो सवाल तो हमने ख़ुद ही हल करने होते हैं वो तो हम उनको मौका पर ही बता देते हैं, लेकिन जिनके हमें पता नहीं या उसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत है तो हम रिसर्च वालों को, एग्रीकल्चर रिसर्च विंग हमारा, उसको हम फीडबैक कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि ये मसाइल आए हैं ज़िम्मेदारों की तरफ से, आप इनका कोई हल निकालें। मसलन कोई किसी इलाके के अंदर कोई बीमारी फैल जाती है
उसका पता नहीं चल रहा एक्सटेंशन के लोगों को, तो फिर हम उस मसले को रिसर्च की तरफ रेफ़र कर देते हैं कि आप इसका कोई मिसाल, फिर वो रिसर्च वाले आते हैं, उनके साइंसदान वहाँ पे देखते हैं, उनको अच्छी तरह उसको लेबॉरेटरी के अंदर फिर उस मसले को ले जाते हैं, लेबॉरेटरी में चेक करके देख के कि ये कौन सा काजल ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैला रहा है, तो फिर वो उसका हल जो है वो तलाश करके फिर हमें फीडबैक करते हैं। हमें जब वो देते हैं तो फिर हम फिर दोबारा किसानों के पास जाते हैं कि वो इस मसले का ये हल है। इसके अलावा हम इसी काम को, जो भी बीमारी कोई आ जाए या कोई मसला हो जाए, उसको हम मीडिया के ज़रिए भी उसकी तशहीर करते हैं कि इस मसले का हल ये है, आप इसको इन तरीक़ों से इस मसले का हल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे फिर हमने एक कॉल सेंटर बनाए हुए हैं। पहले हमारी हेल्पलाइन थी, अब उनको कॉल सेंटर का नाम दे दिया गया है। उन कॉल सेंटर के अंदर हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो वो एक्सपर्ट जो हैं उनके पास हमने सारा मवाद भी दिया होता है, तो वो काश्तकारों की मदद करते हैं, उनको बताते हैं कि ये काम आपने इस तरह करना है, या उनका कोई मसला है तो उन्होंने किस तरह हल करना है। मतलब उनको कोई बीज नहीं मिल रहा, या उनको कर्ज़े नहीं मिल रहे, या किसी किस्म की उनको कोई मसला हो, तो फिर वो कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। अगर वो कर लें हल तो ठीक है, अगर वो ना कर सके तो फिर वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो है ज़िले का, उसकी तरफ रेफ़र कर देते हैं। वो देख लेते हैं कि ये कौन से ज़िले से आ रहा है, तो उसी डिप्टी डायरेक्टर को वो भेज देते हैं, और फिर वो उसका हल जो है वो निकाल कर उनको देता है। अगर डिप्टी डायरेक्टर 3 दिन तक उस मसले को हल नहीं कर सकता, तो वही कॉल जो है वो आगे डायरेक्टर को चली जाती है। वो डायरेक्टर ने उसको 2 दिन के अंदर हल करना होता है। अगर वो नहीं करता फिर वो डीजी के पास चली जाती है, और फिर अगर डीजी भी उसको नहीं देखता या हल नहीं करता तो फिर वो सेक्रेटरी के पास चली जाती है। इस तरीके से यानी ये एक खुद यानी इसको इवेलुएट भी होती रहती है, और इस पर एक मॉनिटरिंग भी होती रहती है, और हर एक को जिम्मेदारी होती है कि इस काम को हमने जल्दी जो है निपटाना है। किसी भी पुराने दौर में तो किसी भी मुल्क की इकानमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता था, और एग्रीकल्चर से ज़्यादा आप कह लें कि एग्रीकल्चर के अलावा फूड सिक्योरिटी की एक ज़मानत है, और दुनिया भर में आज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान में आपकी जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, नंबर 1 आपकी टेक्सटाइल है, फिर शुगर है, फिर आप चले जाएँ तो फ्लोर इंडस्ट्री है, फिर आप चले राइस इंडस्ट्री है, मेज़ की इंडस्ट्री है, फिर लाइफ स्टॉक अगर देखें, फिर मिल्क इंडस्ट्री देखें। सो पाकिस्तान की जो पहली 5, 6, 7 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सारों का रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। और फिर हमारी जो आप कह लें कि इसमें जीडीपी में जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 21% शेयर है इसका। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी 44% लेबर फोर्स आज भी इसके साथ अटैच है। तो किसी मुल्क के अगर 44% 44% लोगों को 44% लोगों को जो शोबा रोज़गार देता है, उसकी इम्पॉर्टेंस का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में ज़राअत जो है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वही बात है। स्ट्रक्चर इसकी बुनियाद पे खड़ा है, सारी इंडस्ट्री आपकी इसी की बुनियाद पे खड़ी है। 44% लोगों का रोज़गार इसकी बुनियाद पे खड़ा है। और आप कह लें कि जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, जो पहले कभी बड़ी थोड़ी होती थी, क्योंकि हमें पाकिस्तान के वक्त ये 2-2.5 करोड़ के लगभग थी, और ये आलमोस्ट 21 करोड़ से क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। तो 21 करोड़ की आबादी को फीड करना, ये आप कह लें कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट हमारी जो एग्रीकल्चर है ये मतलब है, और इसकी कटाई अक्टूबर-नवंबर तक की जाती है। खरीफ की अहम फसलों में चावल, मकई, कपास, गन्ना, ज्वार और बाजरा काबिल जिक्र हैं। रबी और खरीफ की फसलों को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें एक किस्म नकदावर फसल और दूसरी ग़िज़ाई फसल कहलाती है। नकदावर फसलें ज़र-मुबादला हासिल करने का खास और अहम ज़रिया हैं, जिनमें कपास, गन्ना, तंबाकू और तेल के बीज शामिल हैं। कपास पाकिस्तान की सबसे अहम नकदावर फसल है, जिसे मुल्क की मईशत को बेहतर और मजबूत बनाने का जरिया भी कहा जाता है। गन्ना शक्करसाजी का सबसे अहम जरिया है, जबकि गन्ने की बाकियात से कागज भी तैयार किया जाता है। पाकिस्तान चीनी की पैदावार में खुद कफील है, और इसीलिए जरूरत से ज्यादा चीनी को बरामद करके कीमती ज़र मुबादला कमाया जाता है। महकमा ज़राअत का एक बहुत ही अहम शोबा है, जो कि काश्तकारों को उनकी मतलूबा यानी तालीमी इस्तादाद को मद्देनज़र रखते हुए
उनको गाइड करता है कि किस तरह हम फसलात की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उनको मुख्तलिफ़ तरीके समझाए जाते हैं कि कौन सा आप बीज इस्तेमाल करें, किस वक्त आप खाद डालें, खाद डालने का तरीका क्या है, बीज कितना डालना है, उस पर किस वक्त आपने स्प्रे करनी है। ये सारी बातें हम उनको इस तरह बताते हैं कि हमने हर फसल के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो दौरानिया होता है वो 45 दिन का होता है। उसमें हमारे तमाम एग्रीकल्चर ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर उस ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं और काश्तकारों को गांव-गांव जाकर उनको बताते हैं कि इस मौका पर आपने इस फसल के लिए क्या क्या काम करने हैं, यानी कब आपने ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है, बीज का इंतखाब किस तरह करना है, कौन से बीज को इस्तेमाल करना है, कौन सी वैरायटी जो हैं नई आई हैं या जिन वैराइटीज़ के अंदर अक़साम के अंदर यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त है, उनको हम काश्तकार के ज़्यादा से ज़्यादा पैदा। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम के ऐसे बीज पैदा होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। कपास से हासिल होने वाले बनोला के अलावा इन बीजों में सरसों, अलसी और सूरजमुखी शामिल हैं। हमारे यहाँ तेल के बीजों की पैदावार मुल्क की जरूरियात के लिए नाकाफी होने की वजह से तेल के बीज बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। कपास जो है चूँकि हमारी बहुत ही अहम फसल है और इसमें हमारी एक्सपोर्ट का ज़्यादा दारोमदार जो कपास पर है, और कपास जो है ना, इससे हमारे जितनी भी गारमेंट्स की जितनी फैक्ट्रियां हैं और इसके अलावा और भी यानी एप्टमा का जैसे वो टेक्सटाइल मिल्स का सारा कारोबार जो है इनके ज़रिए चल रहा है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी वैरायटियाँ जो है लाई जाएँ जो आम अक़साम की निस्बत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हूँ। इसी सिलसिले में इस साल हमने काश्तकारों को तकरीबन 60,000 किलोग्राम बीज जो है वो मुफ्त फराहम किया है और करने जा रहे हैं और इसका प्रोग्राम बन गया है। और हमने इसी सिलसिले में चूँकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त है इसलिए वो ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। पिछले साल चूँकि मसला ये बना कि जो ही हमारी फसल जो है वो पकने के करीब आई, पकने से पहले भी और पकने के दौरान भी, तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी फसल जो है कपास की वो ख़राब हो गई और हमारी पैदावार जो है वो कम आई। फसलों की दूसरी किस्म यानी ग़िज़ाई फसलें अवाम को ग़िज़ा फराहम करने का ज़रिया हैं। इनमें गंदम, चावल, मकई और दालों के अलावा फल और सब्जियां शामिल हैं। गंदम पाकिस्तान की बुनियादी ग़िज़ाई जिन्स है जिससे आटा तैयार किया जाता है। गंदम की मजमूई पैदावार का 3/4 हिस्सा सूबा पंजाब से हासिल होता है। गंदम के बाद चावल पाकिस्तान की दूसरी अहम ग़िज़ाई जिन्स है। पाकिस्तान उम्दा चावल की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील है बल्कि इसकी बेशतर इक़साम दीगर ममालिक को बरामद भी की जाती हैं। पाकिस्तानी बासमती चावल दुनिया भर में बरामद भी किया जाता है। चावल दी फसल एक ज़रे मुबादला दी फसल है साडे मुल्क ते अल्लाह ताला दी एक नेमत है साडे कोल। बासमती चावल पूरी दुनिया 'च 2 मुल्क सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया की गौरमेंट तो पूरी तरह इनवाल्व है चावल की एक्सपोर्ट दे विच, लेकिन साडी पाकिस्तान की गौरमेंट बदकिस्मती दे नाल सानू डीलरां नू शैलरां वालियां नू कोई फैसिलिटेट नहीं करती और एक्सपोर्ट दे विच गौरमेंट की बिल्कुल भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिन्नी एक्सपोर्ट हो रही है वो या तो समगलिंग के जरिए हो रही है, जिस तरह के ईरान अजकल चावल खरीद कर रहा पाकिस्तानी ताजरां कोलों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कि सम टाइम अगर ईरान की खरीद देखो 3 साल बाद ईरान ने दोबारा चावल लेने साढ़े कोलों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चावल का रेट गैर मुतवक्का अब चला गया है और आने वाली फसल वास्ते सानू डाउट हो गया कि आने वाली फसल दे विच डीलर हजरात का नुकसान हो जाएगा और डीलर का नुकसान होएगा। नैक्सट साल मुंजी की फसल की कीमत जी डाउन हो जाएगी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ भी बड़ा मुतासर होएगा। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ की काश्तकारी के उत्ते जो अखराजात आते हैं फी एकड़ वो भी मसूल नहीं होंगे।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਰੇਟ और ना ज़्यादा डाउन होना चाहिए। यूं तो मकई भी अहम ग़िज़ाई फसल है, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में इसे जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम की दालें भी काश्त की जाती हैं, जिनमें चना सर फहरिस्त है। दीगर दालें जिनमें मूंग, माश और मसूर शामिल हैं। मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में पंजाब में ज्यादा काश्त की जाती हैं। मुल्क भर में काश्त की जाने वाली अहम सब्जियों में आलू, शलजम, टमाटर, भिंडी, बैंगन, पालक, प्याज, मूली, मटर, चुकंदर, बंद गोभी और गाजर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बेशुमार इक़साम के इंतहाई खुश जायका फल भी पैदा होते हैं। बलोचिस्तान और सूबा खैबर फलों की पैदावार के खास इलाके हैं। यहाँ पैदा होने वाले फलों में अंगूर, सेब, अनार, आलू बुखारा, मनक्का, खुबानी, आड़ू और चीरी शामिल हैं। सिंध में फलों की सिर्फ चंद इक़साम पैदा होती हैं, जिनमें आम, खजूर, केला, तरबूज और खरबूजा शामिल हैं। पंजाब में आम और मौसमी के अलावा माल्टे, किन्नू, सरदा, गरमा, तरबूज और खजूरें भी काश्त की जाती हैं। सूबा बलोचिस्तान और खैबर में बादाम, पिस्ता और अखरोट समेत मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात काश्त किए जाते हैं। ताज़ा फलों और खुश्क मेवाजात की बरामदात से पाकिस्तान को सालाना कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है। जागीरदाराना निज़ाम की बाकियात निहायत बेमाना शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। आबपाशी की सहूलतें नाकाफी हैं। इस जदीद दौर में भी पाकिस्तान का किसान फरसुदा और पुराने तरीकों से काश्तकारी करने पर मजबूर है। हमारा खरीफ सीज़न जो है ये शुरू हो गया है और पानी जो नहरी पानी है उसमें 12% की कमी जो है वो बताई जा रही है। तो उसको बेहतर करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए मेरा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त वो मुख्तलिफ जो काम है पानी की बचत के हवाले से हम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि हम पुख्ता खाला जात बना रहे हैं खेत की सतह के ऊपर, जिससे आपकी पानी की तरसील बेहतर होगी। जो पानी मोगा से निकल रहा है वो उसकी पहुंच जो है खेत तक वो तेज़ होगी, उसके बाद उसके में लासेस कम होंगे, ज़िया पानी का कम होगा। तो दूसरी जो है कि उसके जो पानी खेत से बचता है हम अक्सर उसको जो पानी बचता है फील्ड से, खाला जात से जो पानी बच रहा है वो जाके नामवार खेत की वजह से ज़ाया हो जाता है। तो वहीं पे हम जो है ना लेज़र लैंड लेवलिंग, हम ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनको लेज़र लेवलर दे रहे हैं आधी कीमत के ऊपर, ताकि वो जो है ना जैसे वो अपनी मशीनरी पूल उन्होंने बनाया हो उधर लोकल लेवल के ऊपर, यूनियन लेवल, काउंसिल के ऊपर, तो उसको जो है ना वो अपने ट्रैक्टर के ऊपर फिट करके तो रेंटल चार्जेस के ऊपर जो है आपके किराए के ऊपर जो है ज़िम्मेदार को वो सहूलत दे रहे हैं। तो उस लेज़र लैंड लेवलिंग से आपकी काफ़ी बचत है। तकरीबन 25 से 30% पानी जो है वो हम मोआर खेतों को करने से पानी बचेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद ये उससे आगे जाके हमने ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की स्कीम है जो हुकूमत पंजाब ने इस वक्त शुरू की हुई है पिछले 5 साल से। तो ये तकरीबन जो स्कीम है टोटल ये 36 अरब की थी, अब ये इसको बढ़ा के हुकूमत पंजाब ने ये कुछ 67 अरब के करीब यानी 67 अरब के करीब जो है ना इस वक्त जो है ना इसमें फ़ंड दिए जा रहे हैं, जिसमें खालाजा की पुख्तगी भी है, उसमें लेज़र लैंड लेवलिंग की जो यूनिट है वो भी ज़मींदारान को, काश्तकारान को दिया जा रहा है। उसके बाद जो आपके स्प्रिंकलर ड्रिप की जो तनसीब है 1,20,000 एकड़ के ऊपर होनी है। उसके साथ साथ जो है ना ये काश्तकार को चाहिए कि वो जब ये फसल आप सो कर रहे हैं, आप फसल को बो रहे हैं, तो कम से कम देखें कि इसकी क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, किस जगह पे आके जो है ना आपको ज़्यादा पानी देना चाहिए, किस जगह पे थोड़ा पानी देना चाहिए। तो उसके हिसाब से उसकी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस हैं कि आप जो है ना अगर आपके पास 4 पानी है तो आपने किस तरीके से किस किस जगह पे देना है, अगर आपके पास 2 पानी है नहरी तो आपने किस तरह देना है। तो उसके साथ साथ ये जब आप खालाजात बनाएंगे पानी तकरीबन 25 से 30% वहीं से बचेगा। फिर जब हम लेज़र लैंड लेवलिंग करेंगे तो 30% के करीब वहीं से पानी बचता है हमारा। फिर जब हम स्प्रिंकलर ड्रिप की स्कीम है, ये 95% एफिशिएंट स्कीमें हैं, तो इससे भी पानी की खातर खा बचत है। तो ये खेत की सतह के ऊपर जो पानी इस वक्त है उसी को जो कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, यानी हमने पानी को बचाना है खेत की सतह के ऊपर। पीछे हमारा जो है
वो आपको पता है कि बड़े रिजर्वायर जो हैं, डैम जो हैं, वो अभी नहीं बन रहे। तो हमें इस वक्त ज़रूरत जो है वो हम अपने जो हमें मैसर है पानी, उसी को उससे बेहतर इस्तेफादा किया जाए, यानी कम पानी, कम ज़मीन, कम एनर्जी से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करें। तो इसके लिए जो वाटर मैनेजमेंट का विंग है महकमा ज़राअत का, वो मुख्तलिफ उसके मराहल हैं, मुख्तलिफ उसकी एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ इसके वर्क्स हैं, जिसके ज़रिए जो वो हमारे काश्तकारान भाइयों को उनकी हम हेल्प कर रहे हैं। उसमें खाला जात, पहले जैसे मैंने बताया, खाला जात हैं, लेज़र लैंड लेवलिंग है, उसके बाद बॉर्डर इरीगेशन सिस्टम है, उसके बाद आपका स्प्रिंकलर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, उसके बाद जो है ना फिर जो है ना इरीगेशन स्केजुलिंग का तरीक़ाकार जो है, व्हेन टू इरीगेट एंड हाउ मच टू इरीगेट, ये सारा तरीक़ाकार हम जो है ना फार्मर को इस वक्त उसकी आगाही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंशाल्लाह इससे काफ़ी जो है ना फ़ायदा फार्मर को पहुंच रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये पहुंचेगा। लेकिन ये खसूसी तौर पे इस सीज़न में जो पानी की 12% कमी है, उसको यही तरीक़ाकार है कि आप खेत की सतह के ऊपर आप जो है ये कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, खाले के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए, उसके स्प्रिंकलर ड्रिप के ज़रिए और मुख्तलिफ एक्टिविटी के ज़रिए जो ना आप अपना पानी बचाएँ। ज़राई आलात इतने महंगे हैं कि किसान की इस्तादात से बाहर हैं। महंगी होने के साथ जाली ज़राई अद्वियात भी पाकिस्तानी किसान का एक बुनियादी मसला है। पेस्टिसाइड के हवाले से गवर्नमेंट पंजाब की अवलीन तरजीह है कि ये खालिस अवेलेबल हों ज़िम्मेदारों को। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले से स्टेप्स लेना शुरू किए हैं। 98 के अंदर प्रोविंशियल टास्क फोर्स बनाई गई, उसके बाद 2008 के अंदर कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके तहत बहुत से स्टेप लिए गए। नई पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश की बहावलपुर के अंदर, ताकि ज़िम्मेदारों को, काश्तकारों को खालिस ज़रिए अद्वियात मैसर आ सकें। और मौजूदा हुकूमत ने भी इसके हवाले से बड़ा वर्क किया है। और इसके जो हम स्टेप्स जो चेक करते हैं इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, तो नंबर ऑफ़ इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो पहले कम थे, वो हमने बढ़ा दिए। तकरीबन 266 पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर जो है ना पंजाब में तहसील लेवल से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल और इस तरह पंजाब लेवल पर तैनात हैं, जो कि बाकायदगी के साथ इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं। और पेस्टिसाइड सैंपल जो है ना वो रैंडम मार्केट से लिए जाते हैं और 4 पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ भिजवाए जाते हैं। और अगर किसी का रिज़ल्ट ठीक ना आए तो फिर उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाता है। और पिछले साल जो डिपार्टमेंट ने वर्क किया है, तो तकरीबन 500 के करीब FIR दर्ज करवाई गई जो गैर मेयारी अद्वियात फ़रोख्त कर रहे थे। और इसके अलावा जो तकरीबन 150 के से ज़्यादा हमने रेड्स किए पिछले साल, ताकि उसमें फेक जो जाली अद्वियात बनाने वाले थे उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। और तकरीबन 2.5 करोड़ की जाली अद्वियात कब्ज़े में ली गई। और इस 2017 के अंदर भी तकरीबन अब तक जो हैं वो 36 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं, बल्कि रेड्स किए जा चुके हैं। और FIR जो हैं वो 167 हो चुकी हैं। तो इसी तरह पिछले साल 100 के करीब मौके पर लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। और ये स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। और इसके नतीजे के अंदर जो हमारी मार्केट्स हैं उनके अंदर 2 नंबर अद्वियात फ़रोख्त करने वाले सरेआम वो उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो फ़रोख्त करें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपना जो मेकनिज़म है इंटरनल मॉनिटरिंग या एवेल्यूएशन मेकनिज़म, उसको भी स्ट्रेंथन किया है। जो पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर एनालिसिस सही हो और सही रिपोर्ट्स वहाँ से जनरेट हो, उसके हवाले से तकरीबन 25% जो सैंपल हैं जो टेस्ट हो चुके होते हैं, फिट आ चुके होते हैं, जिनका रिज़ल्ट, उनको काउंटर चेक किया जाता है, ताकि ये इंश्योर हो कि हमारा जो स्टाफ है वो सही एनालिसिस कर रहा है। तो अगर कहीं से हमें कोई शिकायत सामने आती है, तो MLFID सामने आती है, तो PIDA एक्ट के तहत उन एम्प्लॉइज़, उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है और उसके आउटकम पर जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। तो इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड की ट्रेसेबिलिटी है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ये चूँकि फेडरल सब्जेक्ट है, पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं उन वहाँ से लेके कि वो आगे
कहाँ से फार्मूलेट करवाते हैं और उन इंपोर्टर्स का किन फार्मूलेटर्स के साथ, फार्मूलेशन प्लांट्स के साथ एग्रीमेंट है कि वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो टेक्निकल ग्रेड मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो वो कौन से फार्मूलेशन प्लांट पर उनको फार्मूलेट करवाते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से मांगी है कि वो एग्रीमेंट हमें दें, और फिर इसी तरह जो फार्मूलेशन प्लांट्स हैं उनको भी वो मॉनिटर करें, और जो सही रेसिपी को अडॉप्ट नहीं करते हैं और सही फार्मूलेट नहीं कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, 12-14 ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 12-14 ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਡੇਕਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਦੀ, ਸਹੀ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ है, सिर्फ ਇਹ 2 नंबर दवाइयां की वजह तो या 2 नंबर बी की वजह तो। हमने तमाम अपनी 16 तहसीलें जो पंजाब के अंदर हैं, हमने वहाँ से जमाबंदी हासिल की और उसको मुवाजना किया हमने उस रेवेन्यू लिस्टों के साथ जो हमें पिछले साल 2016 के अंदर हुकूमत पंजाब ने मुहैया की थी। उसके बाद हमने इस तमाम को फ़िज़िकल वेरीफाई किया ग्राउंड पे जाकर, और पिछले 6 माह से मैनेजिंग डायरेक्टर के हुक्म के मुताबिक हम लोगों ने फील्ड में जाकर उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन की और हमने जेन्युइन ग्रोवर्स को हमने उसके अंदर लेकर आए, और हमें ये पता लगा कि तकरीबन 6,66,000 एकड़ जो थे वो ऐसे बोगस निकले, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा बेहतर ब्रीदिंग स्पेस हो गई है कि हम अपने आबादगार को, काश्तकार को, किसान को 8 बोरी के हिसाब से हम फ़ी एकड़ हम उसको देने के काबिल हैं इस बार। और छोटे काश्तकार जिसके पास 6 से 8 एकड़ हैं, हम उनको 10 बोरी तक भी हम दे सकते हैं। खादा सानू मिलदियां ने, ये मिडल मैन जिहड़ा ਉਹ ज़्यादा विचों मुनाफा लै रहा है, सानू वो बड़ियां महंगियां पईयां। दवाइयां असीं लैने आ, दवाइयां 2 नंबर ने, वो असली नहीं हैगियां दवाइयां, और वो कीड़ियां नू ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਇੱਥੇ नहीं है। खाद इसलिए महंगी है कि हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमत ने नाजायज़ टैक्स लगाए हुए हैं। इसी तरह से ज़रूरी अद्वियात को जांचने के लिए जो हमारे लेबॉर्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, हर तहसील लेवल पे होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। जबकि 2-3 जगहों पे अगर पंजाब लेवल पे हैं, वहाँ तक सैंपल करके भेजने का, आने का, उसमें वो सारी फसल का टाइम ज़ाया हो जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि वो जाली थी या सही थी। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, ना सिर्फ वो लैब्स बनाना चाहिए, बल्कि जहाँ पे ये दवाइयों की जो कंपनीज़ हैं उनको पाबंद करके कि अच्छी क्वालिटी की दवाई किसान को मिले और सस्ती मिले। और मैं हुकूमत को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने पिछले बजट में ज़रूरी अद्वियात पे टैक्स ख़त्म किया था, इसी तरह से कुछ ज़रूरी मशीनरी पे ख़त्म किया था, लेकिन इसको एज ए होल लेके चलें, ना कि बिट एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा कहीं से रिलीफ दे दिया लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सा पैसा खींच लिया। गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने कि पहले अर्ज़ किया कि जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल वेव कर दिया है, ज़ीरो जीएसटी पर पेस्टिसाइड फ़रोख्त की जा रही हैं ताकि फार्मर्स को वो सस्ती मिल सकें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट और जो स्टेप्स ले रही है जिसमें इनपुट्स जो है ना वो सस्ती दी जा रही हैं, मसलन खाद है, पोटाश की खाद है, डीएपी की खाद है, यूरिया खाद है। और इसके अलावा हमारा जो पेस्ट वार्निंग विंग है, तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कम्युनिटी बेस्ड इंटीग्रेटेड पिंक बॉलवर्म मैनेजमेंट,
तो पिछले साल 2-3 साल के अंदर जो गुलाबी सुंडी कपास की उसने काफ़ी नुकसान किया है, तो उसको मैनेज करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत तो गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो कि 96 मिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। और इसमें हम हर तहसील के अंदर जो 54 तहसील्स हैं कॉटन जोन की, वहाँ पे एक एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे 50 एकड़ की फी तहसील। तो उसमें जो उनके ल्योर्स हैं, जो जिनसी फंदे कह लें, वो गुलाबी सुंडी के वो वहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि फार्मर्स को वो पता चले कि गुलाबी सुंडी को और मेयारी कपास पैदा करने के लिए इस तरीके से भी उसको मैनेज किया जाता है। और वो जो जितना एक्सपेंडिचर उस पर होगा वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड कर रही है। और 50 एकड़ का जो ब्लॉक होगा कॉटन क्रॉप का, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो लगाए जाएंगे ताकि डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, ताकि उसको देख। आजाब से कम नहीं, किसानों को उनकी अजनास की माकूल कीमत नहीं मिलती। हुक्मरानों के साथ साथ छोटी बड़ी ब्यूरोक्रेसी भी किसानों को लूटने पर लगी हुई है। किसान को हर फसल कम से कम 25,000 फी एकड़ नुकसान देती है। गंदम की गुज़िश्ता फसल पर जिस तरह किसानों की तजलील की गई, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुल्क कौम के लिए अनाज उगाने वाला किसान महकमा खुराक के दफ्तर के बाहर जानवरों की तरह सारा दिन लाइन में खड़ा रहने के बाद खाली घर को लौट जाता है, मगर इसको अपनी फसल बेचने के लिए बारदाना नहीं मिलता। आखिर मजबूर होकर कोड़ियों के भाव माफियों को बेचता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 फसलें, गंदम और कमाद, इन 2 फसलों का रेट तय है। बाकी अगर किसी का तय है तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट का सब जो मिनिमम प्राइस है वो तय नहीं है किसी की भी। इंडिया में इस वक्त 26 या 27 फसलों की रेट तय है, 26 या 26 या 27 फसलों का रेट तय है। दूसरा ये है कि जो फसलों का रेट तय है वो आज गन्ने के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ गंदम के साथ हो रहा है। गन्ने की पहली एग्जांपल तो मैं दूंगा कि मियाँ साहब की अपनी फैमिली ने 50 करोड़ रुपये किसानों को देना है और अपनी मशीनरी उठा के ले गए। ये ननकाना जो हसीब विकास मिल थी उसके अभी तक पैसे देने हैं और आज भी गन्ना सस्ता बिक रहा है। दूसरी बात, जब भी गंदम आती है तो गंदम का सरकारी रेट 1300 रुपये है और किसान की 1150 की बिकती है। आज अगर चले जाएँ आप यहाँ से फ़ोन करें ना, आप रहीम फ़ोन कर लें, आप बाबर पर फ़ोन कर लें, आप डीजी फ़ोन करें कि आज मार्केट में गंदम कितने की है, तो गंदम वहाँ 1130 रुपये की बिक रही है। सो इसका मतलब है कि इनका डिपार्टमेंट जो है फूड डिपार्टमेंट वो करप्शन कर रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और मैं नहीं मानता कि वो वज़ीर की मर्ज़ी के बगैर कर रहा है वो करप्शन। यहाँ का सेक्रेटरी जो है या उसका जो डीजी है वो बगैर किसान की मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर कर रहा है, या सेक्रेटरी की मर्ज़ी के बगैर कर रहा है। और मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर कर रहा है, हमजा शहबाज की मर्ज़ी से कर रहा है, मर्ज़ी के बगैर कर रहा है, नॉट एट ऑल। ये पूरी चेन इन्वॉल्व है। किसान का 150 रुपया फ़ी मन, जो पंजाब है, पंजाब में आलमोस्ट 20 मिलियन टन गंदम पैदा होती है। 20 मिलियन टन का मतलब है कि आलमोस्ट को 50 करोड़ मन, ठीक है, 50 करोड़ मन पे वो 150 रुपया अगर फ़ी एकड़ लें तो इसका मतलब आलमोस्ट को 60 अरब की 60 नहीं बल्कि को 70 अरब की 70 अरब रुपये किसान का ज़ाया हो रहा है। 70 अरब रुपये उसको कम रेट मिल रहा है। किसानां दा जी सब तो वड्डा मसला ये वे कि 3 साल हो गए ने फ्लड आ जाता है, 2 साल हेठ से फ्लड आ गया, जिमीदारां नूं कोई चीज़ नहीं बची, बल्कि उल्टा नुकसान होया। जिमीदार जिन्ने ने आड़तां दे करज़ई हो गए ने। 1 साल विच फ्लड नहीं आया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਲਦਾਰ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 26-2700 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਜੀ 800 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਐਤਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਮਾਂ, ਡੇਕਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 20% में बिजली का बिल चार्ज किया जाता है। दुनिया के अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक ने सबसे पहले ज़राई निज़ाम में इस्लाहात और किसान दोस्त पॉलिसियों को लागू करके ही ज़राअत में खुद कफालत हासिल की, क्योंकि ज़राअत के बगैर ना तो सनत का पहिया चल सकता है और ना मुकर्रर शरह नमो और तरक्की और खुशहाली के पैरामीटर्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है। पैदावार में इजाफा करने के लवाजमात, खाद, पानी, अद्वियात की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। सबसे बड़ा मसला अगर नंबर 1 जो है वो तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के 215 अगर खित्ते
जो इंडिपेंडेंट मुल्क या थोड़ा आप कहें हितों के हिसाब से, तो 190 जो हिस्से हैं दुनिया के, उनमें पाकिस्तान से बारिश ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में जो सालाना बारिश होती है वो कोई 240 ppm बारिश हो रही है। दुनिया में कहीं भी जिन हिस्सों में 500 ppm से कम बारिश होती है वहाँ ज़राअत आलमोस्ट नहीं होती। पाकिस्तान ही वाहिद वो खित्ता है या पाकिस्तान ही उस किस्म इलाकों में से है जहाँ पे इतनी थोड़ी बारिश में, या सरफेस वाटर जहाँ इतना थोड़ा है वहाँ, और वहाँ पे आप कह लें कि ज़राअत हो रही है। वो हमारा जो पुराना नहरी सिस्टम था उसकी वजह, और फिर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो वजह। लेकिन वो पानी अब हमारे लिए नाकाफ़ी हो गया। पानी हमारे लिए हो गया कि जो क़याम पाकिस्तान के वक्त 5700 क्यूसेक पर स्क्वायर आप कह लें पर कैपिटा था, आज वो पानी हमारे लिए चला गया आप कह लेंगे 850 क्यूसेक। कुछ 950 कह रहे हैं, कोई 850 कह रहे हैं। सो आप कह लें कि इस वक्त हमारी अर्बन पॉपुलेशन को पानी थोड़ा है, इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को पानी पूरा नहीं मिल रहा, और हमारी ज़राअत को पानी पूरा नहीं मिल रहा। ज़राअत के लिए इस वक्त हम जो मीठा पानी हमारे यहाँ अवेलेबल है वो ज़मीन में से हो या रिवर्स का हो, बारिश का हो, वो आलमोस्ट 84% हम एक्सप्लोर कर चुके हैं या एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड है। सो हमारा आज जो वेदर आप कह लें कि जो क्लाइमेट है जो पोल्यूट हो रही है, ये पानी पोल्यूट हो रहा है जिस तरह, वो थोड़ा भी है और पोल्यूटेड भी है, और फिर जो हम ज़ेर ज़मीन पानी पंप कर रहे हैं वो ब्रैकिश वाटर है जो ज़मीन की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पानी के हवाले से अगर देखें तो जो रेजरवायर हमने नहीं बनाए उसकी वजह से जो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी पंप कर रहे हैं, सरफेस वाटर कम होने की वजह से ज़ेर ज़मीन जो पानी पंप कर रहे हैं वो पानी कड़वा भी है और वो पानी महंगा भी है। लिहाजा वो छोटे काश्तकारों की दस्तरस से बाहर हैं, जिसकी वजह से वो खुराक पैदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में गंदम चावल ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा की खुराक है। वो बहुत महंगे दामों में मुहैया हो रहे हैं, और 60% गुरबा जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं उनको खुराक मुहैया करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। इंतहाई अफसोस के पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर खुराक पैदा करने के सारे लवाजमात मौजूद हैं, लेकिन लोग खुराक को तरस रहे हैं, और बहुत से लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसकी हकीकी वजह यह है कि ज़राअत की तरफ किसी हुकूमत ने तवज्जो ही नहीं दी।